आज हम स्वतंत्रता एवं समानता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता जो शब्द है वो अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ क्या है? बंधनों का अभाव या मुक्ति। यह इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट है और व्यापक रूप से स्वतंत्रता एक शब्द नहीं, आंदोलन है। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असंख्य लोगों द्वारा अपना प्राणोत्सर्ग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया गया। हमारे देश में देखिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जिसके अंदर हजारों लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो या फ्रांस की राज्य क्रांति, सभी का केंद्रीय पक्ष जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति ही था। जैसे अमेरिका में क्रांति हुई, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उन सबका लक्ष्य एक ही था और वो क्या था? स्वतंत्रता की प्राप्ति। संसद का जो इतिहास है वो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का ही इतिहास रहा और एक सभ्य राज्य व्यवस्था की प्रथम कसौटी एवं लोकतंत्र का बीज मंत्र माने जाने वाली यह अवधारणा मनुष्य के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, यानी स्वतंत्रता का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व है, इसके बारे में पैट्रिक हेनरी ने कहा है कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। अब आप देखिए कि विभिन्न देशों के अंदर जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई का मूल लक्ष्य एक ही था और वो था आज़ादी की प्राप्ति। तो पैट्रिक हेनरी ने जो बात कही कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु, वो इसी बात का द्योतक है कि जो स्वतंत्रता है वो मनुष्य के लिए कितनी आवश्यक है, क्योंकि स्वतंत्रता के बिना जो है वो व्यक्ति का जीवन जो है का कोई अर्थ नहीं रहता है। ऐसे तिलक ने भी कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक ने ये बात कही कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, तो ये स्वतंत्रता जो है उसका जन्म से ही एक अधिकार है और यदि ये अधिकार प्राप्त नहीं है तो इस अधिकार को प्राप्त करके ही मैं रहूँगा। इतिहासकार रिची ने जीवन के अधिकार के बाद साधारणतः स्वतंत्रता के अधिकार का नाम लिया जाता है और बहुत से व्यक्तियों के लिए प्राथमिक और सबसे अधिक व्यापक, सबसे अधिक आवश्यक अधिकार है। और आदर्श दृष्टिकोण में मनुष्य की स्वतंत्रता की खोज मानव इतिहास का केंद्रीय धारा और मानव मात्र की सर्वश्रेष्ठ आकांक्षा रही है, यानी मनुष्य की प्रारंभ से ही जो आकांक्षा है वो स्वतंत्रता की रही है और इसी के लिए आप देखिए विभिन्न देशों में आंदोलन हुए। इसकी पूर्ति हेतु सदैव मनुष्य प्रयत्नशील रहा आज़ादी की प्राप्ति के लिए, और यह अन्य साध्य की प्राप्ति हेतु साधन मात्र नहीं बल्कि स्वयं एक सर्वोच्च साध्य है। स्वतंत्रता अपने आप में एक सर्वोच्च साध्य है और इस साध्य की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य है वो अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहता है, यानी कि स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति को चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े वो उसको संघर्ष को करता है, क्योंकि वो अपना सबसे बड़ा बलिदान दे सकता है आज़ादी की प्राप्ति के लिए, क्योंकि अगर आज़ादी नहीं है तो जीवन क्या है? निरर्थक है। तो यह है स्वतंत्रता के बारे में विभिन्न विचारकों ने अपने विचार दिए। तो जब हम स्वतंत्रता का अर्थ लिखें तो विभिन्न विचारकों के विचार लिखें एवं स्वतंत्रता के संबंध में जो परिभाषा दी गई है उनको लिखें, तभी स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट होगा। तो अब हम देखेंगे स्वतंत्रता का अर्थ और परिभाषा। जिस शब्द या आंदोलन के इर्द गिर्द मानव सभ्यता व्याकुल है, आखिर वह है क्या? यानी बड़े बड़े आंदोलन हुए, तो ये इस स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, क्या महत्व है? केवल बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है? तो मनुष्य परस्पर संघर्ष से ही नष्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों का अभाव नहीं है। सबल या सक्षम ही स्वतंत्र होंगे, बाकी उनके अधीन, तो फिर स्वतंत्रता क्या? यानी अगर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और उसमें जो शक्तिशाली है उसके अधीन अगर जो है निर्बल हो गए, तो फिर ऐसी स्वतंत्रता का कोई भी अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य कर सके, इसी दौरान दूसरे व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुंचे, यानी व्यक्ति अपना जो कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करे
और उसकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता की बाधा उत्पन्न न हो। इसी प्रकार स्वतंत्रता के दो विचार हुए। तो अब स्वतंत्रता के संबंध में दो विचार आते हैं। देखिए, एक तो है बंधनों का अभाव, यानी स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन न हो, और दूसरा है युक्तियुक्त बंधनों का होना, कि आवश्यकता के अनुरूप जो है वो व्यक्ति पर बंधन लगाए जाएं। और इन दोनों विचारों पर हम अब विचार करेंगे कि कौन स्वतंत्रता के दो जो रूप बताए वो कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ। यह वह स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं होता। यानी स्वतंत्रता का जो नकारात्मक अर्थ है वो यह है कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं हो और व्यक्ति को मनमानी करने की छूट हो। सामाजिक समझौतावादी जो विचारक हुए, जैसे हॉब्स ने ये कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ है निरोध व नियंत्रण का सर्वथा अभाव, यानी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। रूसो ने भी इसी अवधारणा से, रूसो के विचार भी इसी अवधारणा से प्रभावित थे, और व्यक्तिवादी विचारक भी स्वतंत्रता के इसी स्वरूप का समर्थन करते हैं। तो अब देखिए, अभी आपको बताया ऐसे नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, कि जिस पर व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन नहीं हो और उसे अपना कार्य करने की पूरी तरह से छूट हो। तो अब इसमें हम कौन कौन से विचारक इसके समर्थक है। एक तो हॉब्स, जिन्होंने कहा व्यक्ति पे कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। रूसो ने भी इसी का समर्थन किया, और जो व्यक्तिवादी विचारक हैं जे.एस. मिल, उन्होंने भी इसी का समर्थन किया। तो मिल का कहना है कि अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय और दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए, उसे और कोई बंधन नहीं होना चाहिए। और इसी के संदर्भ में जो है राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इनका ये कहना है भाई राज्य को व्यक्ति के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये नकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो किन किन बातों पर बल देती है। तो पहला पॉइंट ये है कि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं उनका ये कहना है कि प्रतिबंधों का अभाव, यानी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध ना हो तो ही इसका मतलब है स्वतंत्रता। प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। दूसरा, राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। इसका मतलब है कि इनके अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र जो है कम होना चाहिए, क्योंकि राज्य के कार्यक्षेत्र के बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। इसके साथ ही कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी है, यानी सरकार वो अच्छी है जो कम से कम शासन करे। मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत हितकर है, कि मानव का विकास कब हो सकता है, जब उसको खुले रूप में प्रतियोगिता के लिए छोड़ दिया जाए, तभी मानव का विकास हो सकता है। सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है। सरकार द्वारा जो है समर्थित संरक्षण जो है व्यक्ति के हित में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं उस पर जो है नकारात्मक स्वतंत्रता ने अपने विचार दिए। तो वैश्वीकरण के वर्तमान सभ्य युग में जहाँ मनुष्य परस्पर निर्भर है, अब देखिए आज का युग जो है वैश्वीकरण का, जहाँ सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसमें इस तरह की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। समाज में रहते हुए मनुष्य को अनेक मर्यादाओं का ही पालन करना पड़ता है और वह असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। तो अब व्यक्ति जो है असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता है। ऐसा ना हो कि व्यक्ति पे कोई प्रतिबंधी ना हो और उसको खुले रूप में छूट दे दी जाए, इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो संभव नहीं है। तो ये तो है देखिए स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा कल्याणकारी राज्य एवं आदर्शवादी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है। जो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं उनका जो विचार है वो यही है कि राज्य का रूप कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। जहाँ नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के न्यूनतम कार्यक्षेत्र समर्थक है, सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य की कल्याणकारी भूमिका को आवश्यक मानती है। जहाँ नकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करना चाहती है, वहीं जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो राज्य के जो कार्यक्षेत्र है
वो कल्याणकारी राज्य की बात कहती है। इसी के अनुसार आर्थिक विषमता की स्थिति में कानूनों का अभाव स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देता है। तो राज्य अपनी सकारात्मक कार्रवाई द्वारा वंचित तबकों के लिए ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थिति उत्पन्न करता है जिसमें कि व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का जो है सचमुच उपयोग कर सके। अब राज्य का रूप कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी। और जो कल्याणकारी राज्य है उसका क्या दायित्व है कि वो ऐसी स्थिति पैदा करे जिसमें ऐसी आर्थिक स्थिति पैदा करे जिसमें कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। इसी प्रकार आदर्शवादी विचारधारा ये स्थापित करती है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनहीनता नहीं है। अब जो आदर्शवादी विचारधारा के लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनहीनता नहीं है, यानी स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति पर कोई बंधन नहीं हो, बल्कि यह स्वच्छंदता तो मनुष्य को अध्यपतित कर पशु तुल्य बना देगा। अगर व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध ना लगाए, उसे पूरी तरह खुला छोड़ दें, तो वो क्या होगा कि पशु तुल्य मनुष्य जब पशु तुल्य हो जाएगा। मनुष्य के तात्विक उत्कर्ष के लिए जरूरी है कि उसकी स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा उचित बंधन लगाए जाए। अब हम ये चाहते हैं कि मनुष्य का पूरी तरह से विकास हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि राज्य द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित बंधन लगाए, ताकि वह सच्ची स्वतंत्रता तभी होगी जब राज्य द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाए जाए। तो स्वतंत्रता सकारात्मक स्वरूप किन किन बातों में बनती थी? देखिए, पहला तो यह है कि स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आवश्यक है। स्वतंत्रता पर जो है उचित जो है प्रतिबंध जरूरी है। समाज एवं व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर है। व्यक्ति और समाज का हित जो है बराबर है, दोनों के हित परस्पर दोनों के जो समाज व व्यक्ति के जो हित है वो परस्पर निर्भर हैं। इसके साथ ही स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में है। अगर हम राज्य द्वारा बनाए कानून का पालन करेंगे तो ही हम स्वतंत्रता का सही रूप में उपभोग कर सकते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। अब देखिए, राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य, व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता दी जाए, नागरिक स्वतंत्रता दी जाए, तो उस स्वतंत्रता का मूल्य तभी है जब व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का कोई भी अर्थ नहीं है। तो व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना आवश्यक है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, तो इसके लिए आवश्यक है कि हमें दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी सम्मान करना होगा। इसके साथ ही स्वतंत्रता व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की परिस्थिति उत्पन्न करती है। जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो व्यक्ति का जो है समुचित विकास हो सकता है। ये तो देखिए, हमने देखा कि स्वतंत्रता के संबंध में विभिन्न विचारकों के विचार और स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता का जो रूप है वो नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। तो इसमें आपके दो प्रश्न बनते हैं। एक तो स्वतंत्रता के अर्थ को परिभाषा सहित स्पष्ट कीजिए, और दूसरा ये है कि स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो किस रूप में है। स्वतंत्रता के दो रूप कौन से हैं जो आपको बताया अभी, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। तो ये आपके दो प्रश्न बनते हैं। अब अगला हम देखेंगे स्वतंत्रता के विविध प्रकार। तो स्वतंत्रता के कई प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक स्वतंत्रता। देखिए, प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि मनुष्य को स्वतंत्रता का यह रूप मनुष्य या किसी मानवीय संस्था से प्राप्त नहीं होता। यानी प्राकृतिक स्वतंत्रता व्यक्ति को किसी संस्था से प्राप्त नहीं होती, बल्कि वह प्रकृति के द्वारा ही व्यक्ति को दी जाती है, और यह प्रकृति द्वारा मनुष्य को जन्म के साथ ही उसे प्राप्त होती है, और व्यक्ति स्वयं भी इसका हस्तांतरण नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे प्रकृति से प्राप्त है, इसलिए वो किसी और को इसे दे नहीं सकता। ये स्वतंत्रता राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व की अवस्था है। जब पहले राज्य नहीं था उस समय की अवस्था से ये संबद्ध है, और इस विचार के समर्थकों का मानना है कि राज्य की स्थापना के साथ ही स्वतंत्रता धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। यानी प्राकृतिक स्वतंत्रता जो है वो राज्य के अस्तित्व के साथ ही धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। रूसो ने भी कहा है कि जब मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह सर्वर बंधनों में जकड़ा रहता है।
तो रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन समाज में आकर क्या है वो अनेक प्रकार के बंधनों से जकड़ जाता है। और सभी समझौतावादी विचारक इस स्वतंत्रता का जो है समर्थन करते हैं। अब आपसे जैसे प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में यदि पूछा जाता है तो आप इसे ये कहेंगे कि प्राकृतिक स्वतंत्रता व्यक्ति को प्रकृति से प्राप्त है, वो इसे किसी को दे नहीं सकता। और प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है वो राज्य के अस्तित्व में आने के साथ साथ धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। तो इसमें आप रूसो का विचार लिखेंगे कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मनुष्य को अपने निजी जीवन के कार्य में स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति जो भी कार्य करे वो स्वतंत्र रूप से करे और उसके व्यक्तिगत कार्यों पर केवल समाज हित में ही बंधन लगाए जा सकते हैं। वही व्यक्ति वही कार्य करे जिससे समाज का हित होता है। अगर समाज का हित होता है तो उस पर से बंधन लगाए जाने चाहिए। और लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों की स्वतंत्रता का विशेष महत्व है, क्योंकि वो अपनी पसंद से अपने विचार, अभिव्यक्ति, मूल्यों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता होती है। वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, परिवार, धर्म आदि क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब जो जहाँ लोकतांत्रिक देश है वहाँ व्यक्ति को इस प्रकार की सारी स्वतंत्रता होती है। वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, परिवार, धर्म, क्षेत्र, सारी स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली से संबंधित है और इसका प्रभाव जैसे ही समाज पर पड़ना प्रारंभ होता है तो इस पर नियंत्रण अपेक्षित है। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति को अपना कार्य करने की पूरी तरह स्वतंत्रता, लेकिन व्यक्ति को ऐसे कार्य करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है जिससे कि समाज का हित हो। यानी व्यक्ति वही कार्य कर सकता है जिससे समाज का हित हो। अब आता है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक होने के कारण क्या मनुष्य को देश में मिलने वाली जो स्वतंत्रता है, जैसे कि जिन्हें समाज स्वीकार करता है, राज्य मान्यता प्रदान कर संरक्षण प्रदान करता है और नागरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। नागरिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं? राज्य मान्यता प्रदान कर संरक्षण प्रदान करता है। राज्य व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है, तो यही नागरिक स्वतंत्रता है। और हमारे देश में भी स्वतंत्रताएं मूल अधिकार के रूप में हमें दी गई हैं। तो गेटल ने कहा है कि स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनसे राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है। यानी राज्य व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है और नागरिकों की जो है सुरक्षा करता है। तो ये अब राजनीतिक स्वतंत्रता है। देखो, राजनीतिक राज्य के कार्य में राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी का नाम ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। अब राजनीतिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जो है वो राजनीतिक व्यवस्था में अपनी जो है हिस्सेदारी निभाए, इसी को राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। अब कैसे निभा सकता है व्यक्ति, कैसे निभाएगा? देखिए, ये स्वतंत्रता जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मतदान, जैसे हम मतदान करते हैं, चुनाव में हिस्सा लेते हैं और सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाते हैं, तो नियुक्ति पाने का जो अधिकार है वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अब आप देख लीजिए राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या क्या आता है। जैसे मतदान करना, चुनाव में हिस्सा लेना, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने का अधिकार, ये सब किस में आते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता में। अब आता है देखिए आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता से मतलब ये है कि आर्थिक स्तर पर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें स्वाभिमान से के साथ ही बिना वित्तीय चुनौतियों के सामने के स्वयं व परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये कि व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता हो कि वो अपने योग्यता के अनुसार जो अपने परिवार का जो है निर्वहन कर सके और उसे आर्थिक सुरक्षा भी है, क्योंकि आर्थिक आधार पर विषमताओं को कम करने के भी प्रयास इसमें शामिल होते हैं। यानी जो गरीब अमीर की जो खाई है उसको कम करना भी इसमें शामिल होता है, जिसमें शोषण का दायरा न्यूनतम हो, यानी अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण कम से कम हो और व्यक्ति के आर्थिक गुलामी की अवस्था में नहीं रहे। इसमें जो है आर्थिक उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो, व्यवसाय चुनने, रोजगार की स्वतंत्रता हो, इससे कि वे अपना गौरवपूर्ण जीवन जी सके। अब देखिए आर्थिक स्वतंत्रता में क्या आता है कि व्यक्ति अपने व्यक्ति का जो आर्थिक स्तर है वो उसके अनुसार होना चाहिए। व्यक्ति स्वाभिमान से अपना जीवन जी सके और अपनी वित्तीय चुनौतियों का सामना जो है करके वे स्वयं अपने परिवार का जो है निर्वहन कर सके और राज्य ऐसी स्थिति पैदा करे कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त हो। इसके साथ ही गरीब अमीर की जो खाई है वो कम करने का प्रयास किया जाता है।
इस जात का प्रयास करता है कि अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण कम से कम किया जाए और हर व्यक्ति को अपने व्यवसाय को चुनने का अधिकार होता है इसमें। अब आता है देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, इसका संबंध अंतःकरण से। यह व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आस्था व आचरण की छूट देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार किसी धर्म को अपना सकते हैं, उसके प्रति आचरण कर सकते हैं, और इसके साथ ही स्वतंत्रता में धर्म के जो संस्कार, रीति रिवाज, पूजा के तरीके, संस्थाओं, गठन, धर्म के प्रचार की आज़ादी थी। अपने धर्म का जो है अपना सकते हैं, उसके प्रति आचरण कर सकते हैं, और धर्म के नाम पर कानून व्यवस्था को भंग करना या बलात् धर्म परिवर्तन की अनुमति स्वतंत्रता में नहीं है। कि हम किसी को भी अपने धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हम अपने धर्म को अपना सकते हैं, उसके प्रति आचरण कर सकते हैं, लेकिन किसी भी को भी अपने धर्म को मानने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। अब देखिए नैतिक स्वतंत्रता। अब नैतिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता एवं औचित्यपूर्ण व्यवहार से होता है। इसका अंतःकरण एवं नैतिक गुणों से प्रभावित होकर जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो नैतिक स्वतंत्रता है। व्यक्ति अपने अंतःकरण और नैतिक गुणों से युक्त होकर जब कोई भी कार्य करेगा तो नैतिक स्वतंत्रता है। इसमें देखिए जैसे स्वार्थ, लोभ, क्रोध, घृणा, दुर्भाव जैसी शारीरिक दुर्बलताओं के वशीभूत होकर कार्य करने वाला व्यक्ति नैतिक वर्तनता की श्रेणी में आता है। यानी हम कोई भी कार्य करें तो हम अपने हित के लिए, दूसरों के हित के लिए करें। जहाँ हम अपने हित के लिए कार्य करें, जैसे लोभ करें, क्रोध करें, घृणा करें, तो ये सब क्या हमारी चारित्रिक दुर्बलता है। और इन दुर्बलताओं से वशीभूत होकर अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो नैतिक स्वतंत्रता की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि नैतिक वर्तनता की श्रेणी में आता है। तो वो आप देखिए अगला आपका सामाजिक स्वतंत्रता है। सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब है कि सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब है कि सामाजिक समानता, न्याय की जननी, इसको माना गया है सामाजिक स्वतंत्रता को। और मनुष्य के साथ जाति, वर्ण, धर्म, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो समान व्यवहार करना ही सामाजिक स्वतंत्रता है। सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब यही है कि व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, भाषा, वर्ण, इनके आधार पर, जाति आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। इसे ही सामाजिक स्वतंत्रता कहा जाता है। अब देखिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब ये है कि कोई भी राज्य जब संप्रभु राज्य बन जाता है तो वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता परिचय है। अगर कोई भी राष्ट्र जब संप्रभु राज्य बन जाता है, यानी वो पूरी तरह से बाहरी और आंतरिक रूप से स्वतंत्र रहता है, तो ही क्या होता है, वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का परिचय बनता है। कि हम किसी बाहरी शक्ति के अधीन ना हो। हम जब पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं तो ही हम वो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का परिचय है। ऐसे देखिए अन्य देशों में जैसे उपनिवेशवाद इसका सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे कई देश जो है दूसरे देश को अपना उपनिवेश बना लेते हैं, तो ये उपनिवेशवाद भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता सबसे बड़ा जो है इसका दुश्मन है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति की अन्य जो स्वतंत्रता है वो भी गौण हो जाएगी। जब राष्ट्रीय स्वतंत्र नहीं होगा तो व्यक्ति को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके साथ ही अब देखिए संवैधानिक स्वतंत्रता है। संवैधानिक स्वतंत्रता मतलब नागरिकों को संविधान द्वारा जो प्रदान की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि संविधान ऐसी स्वतंत्रताओं की रक्षा की गारंटी देता है जिसमें कि शासन भी उनमें कटौती नहीं कर सकता। संविधान द्वारा नागरिकों को दी जाती है और जो है शासन इसमें कोई कटौती नहीं कर सकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। अब देखिए संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है, और इस के आधार पर ही व्यक्ति अपनी सभी स्वतंत्रताओं की जो है रक्षा कर सकता है। और कोई उसकी स्वतंत्रता का अगर हनन करता है तो वो इस अधिकार के अंतर्गत ही न्यायालय की शरण ले सकता है। तो अभी आपको देखिए स्वतंत्रता के कई प्रकार बताए गए। तो इस पे एक आपका प्रश्न बनता है स्वतंत्रता के प्रकार लिखिए। इसमें सभी स्वतंत्रताओं के बारे में आपको संक्षिप्त रूप में लिख दीजिएगा।